अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। 3 जजेस में से एक जज को चुनना था, 5 होते तो 5 में से भी एक को चुनना था। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि नवाज शरीफ साहब अपने घर से किसी बच्चे को उठा के या किसी नौजवान को उठा के वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दें। तो घर का बंदा तो वहां ला नहीं सकते थे। जो मौजूदा जजेस थे उनमें से एक जज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाना था। अब 3 में से एक को बनाना था, तो उनमें से जो मोस्ट सूटेबल थे हुकूमत की नज़र में या उनको जो पसंद आए जज साहब, पीपल्स पार्टी को, PMLN को और MQM को जो जज साहब पसंद आए वो जस्टिस याया अफरीदी थे। लेकिन याद रखिएगा वो इन तीनों में से पसंद आए थे, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इनके पसंदीदा हों। तो अभी पता चल जाएगा कि हुकूमत की उम्मीदें पूरी हो रही हैं या हुकूमत की उम्मीदें पूरी नहीं हो रही नए चीफ जस्टिस से। हुकूमत ने इजलास भी तलब कर दिया है कौमी असम्बली का, क्योंकि देखें वहाँ पे हुकूमत की सुबकी बहुत हुई है आलमी सतह पे, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे। तो बिलावल ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर हुकूमत ने फैसला किया कि वो इजलास तलब किया जाएगा ताकि वहाँ पे रोला शोरला डालें, वहाँ पे सेलिब्रेशंस करें कि जनाब हमने 26वीं आईनी तरमीम, बड़ा कोई कमाल हमने काम कर दिया है, तो हम आईनी तरमीम मजीद लेकर आएंगे। वो 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं, तो एक्चुअली जो चीज़ें रह गई हैं वो क्या हो सकती हैं 27वीं आईनी तरमीम में। अव्वल तो 26वीं आईनी तरमीम इनकी जान नहीं छोड़ रही। अगर काजी फायद ईसा ना होते तो कभी भी 26वीं आईनी तरमीम पास ना हो सकती। ये बात बिलावल ने एतराफ़ किया है कि अगर काजी साहब सहूलतकारी ना करते तो ये कभी ना होता। अब क्या 27वीं आईनी तरमीम के लिए काजी साहब जैसी सहूलतकारी कोई करेगा? एक बड़ा सवाल है जो इस निज़ाम के सामने खड़ा है। अभी फ़ौजी अदालतें बनाने का मामला जो है वो भी है, इंसानी हुकूक का मामला है, आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला है, तो बंदे कैसे काबू करेंगे, फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ क्या होगा। ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक जिम्मेदारी है कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई है, ना सिर्फ उसको रिवर्स करवाना है, ना सिर्फ उसको चैलेंज करना है, बल्कि 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता भी रोकना है। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने बंदे काबू करें। जिन बंदे के ऊपर शक है या जिन बंदों ने दावे करने के बावजूद, जो लोग अभी कह रहे हैं जी हम तो गए ही नहीं थे, तो उनसे कुरान पाक पे हलफ लें, उनसे बात करें कि आप हलफ दीजिए और आप गारंटी दीजिए। और दूसरा फजलुर रहमान साहब से बात करें, जनाब आपने धोखा दे दिया पहले, आइंदा आप धोखा मत दीजिएगा, और आपको हुकूमत ने भी धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से खुद एक मरतबा नहीं, उनकी जमात बार बार ये कह रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये वादा हुकूमत ने बार बार किया था, लेकिन आईनी तरमीम पास होने के बाद हुकूमत अपने वादे से मुकर गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को छोड़कर तीसरे नंबर के जज जस्टिस याया अफरीदी साहब को उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। मंसूर अली शाह साहब के मामले में हुआ क्या, मैंने आपको पहले भी एक खबर दी थी, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कुर्सी है ना, वो सिर्फ एक मुलाकात की दूरी पे थी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि जिद सिर्फ इतनी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक मुलाकात कर लें। अगर वो एक मुलाकात कर लेते और उसके अंदर कुछ बातें सुन लेते और कुछ बातें कह देते, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। एक तरफ काजी फायद ईसा हैं जिन्होंने इस सीट पे बैठने के लिए हर गंदा काम किया, जिन्होंने एक्सटेंशन हासिल करने के लिए पूरे निज़ाम को दांव पे लगा दिया, अपनी इज्जत को दांव पे लगा दिया, पूरी अदलिया को दांव पे लगा दिया। एक तरफ काजी फायद ईसा हैं जो बहुत ही कंप्रोमाइज किस्म के जज थे, एक तरफ मंसूर अली शाह साहब हैं जिन्होंने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया और एक मुलाकात नहीं की। एक मुलाकात करते तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। अब जो हुकूमत है उसकी एक ख्वाहिश थी, हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि जब जस्टिस याया अफरीदी हलफ उठा लें तो फौरी तौर पे जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये रिज़ाइन कर दें। हुकूमत का ये भी अंदाज़ा था कि 2-4 ऊपर से रिज़ाइन, 2 ऊपर से आ जाएंगे, 2 के नीचे से आ जाएंगे, तो 4 एक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से निकल जाएंगे। छोटी मोटी बेइज्जती हमारी होगी, लेकिन अपनी मर्जी के बंदों को लाकर सुप्रीम कोर्ट में जज हम लगा देंगे। इस तरह पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हमारा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जजेस ने यहाँ हिम्मत से काम लिया। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, मैं पहले कह चुका हूँ कई दफ़ा। तो जजेस ने हिम्मत से काम लिया, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो डट कर खड़े रहे। और अब रोला ये डाला हुआ है कि जनाब सीनियरिटी का मामला पेश आ गया है, यानी अगर याया अफरीदी तीसरे नंबर के जज थे और वो सीनियर है, तो उनके बाद चौथा, पांचवा, छठा सीनियर ऐसे करके आना चाहिए। तो ये बात अजीबोगरीबी बात कर रहे हैं वो
यानी 2 जजेस जो सुपरसीड हो गए हैं या वो सीनियर होने के बावजूद आपने उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया, तो जो तीसरे नंबर वाला है तो अब उसके बाद जूनियर जो है उनके बाद चौथा, पांचवा, छठा ऐसे आएगा। भाई वो जो पहले और दूसरे नंबर पे हैं वो तो चीफ जस्टिस बन के ऊपर चले गए ना। जब वो ऊपर चले गए पहले नंबर पे, तो फिर जो पहले वाला है वो दूसरे पे है, दूसरे वाला है वो तीसरे पे है। यही ऑर्डर बनना चाहिए। यही फॉर्मूला जस्टिस आलिया नीलम को जब पंजाब में चीफ जस्टिस लगाया गया यहाँ लाहौर हाई कोर्ट का, तो उनकी दफा भी यही फॉर्मूला हुआ था कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर वाले जो हैं वो उनके फौरन बाद आ गए थे, वो नीचे से एलिवेट होकर पहले नंबर पे आ गई थी। तो यहाँ पे भी यही हुआ है। वहां कभी पीएमएलएन ने ऐतराज नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने ऐतराज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऐतराज कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि जजेस से इन्हें बुग़्ज़ है और ये चाहते हैं कि इन जजेस से किसी तरह जान छूट जाए। अब नए जजेस भर्ती करने की भी खबरें आ रही हैं। यानी कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तादाद को बढ़ाने के लिए अपने मनपसंद नए जजेस को इंडक्ट करने का हुकूमत ने फैसला किया है। वो 2-4 जज और लेकर आए ताकि जो है वो जैसे कादी साहब अकलियत में चले गए थे वो माहौल ना बने, बल्कि जजेस की अक्सरियत ऐसी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की हामी हो। जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में हसनात मलिक साहब ने एक दावा किया। उन्होंने कहा जी याया अफरीदी साहब की अपनी कोई ऐसी सोच नहीं है या उनकी अपनी कोई सिमत नहीं है कि वो इधर खड़े हैं या इधर खड़े हैं। वो देखेंगे अक्सरियती जज जिस तरफ जाएंगे, जिस तरफ इंसाफ का पलड़ा झुकेगा, वो उस तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे में हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो ज़्यादा जजेस को या ज़्यादा हमायती जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचाए। तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मजीद जजेस को अपॉइंट किया जाए। लेकिन काजी फ़ायद ईसा साहब को वापस लाने की भी बातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो काजी साहब वापस अब आ नहीं सकते। एक और आईनी तरमीम करेंगे तो आईनी बेंच बनेगा। आईनी तरमीम अगर करेंगे तो आईनी अदालत बनेगी ना। फिर अगर आईनी अदालत बनती है तो उसमें एक शिक रखी जाए कि जनाब हम रिटायर्ड जज को भी ला सकते हैं, तो फिर काजी साहब को ले आए, वरना नहीं ला सकते। लेकिन कुछ और आईनी ओहदों में भी देखा जा रहा है, क्योंकि काजी साहब जैसा बंदा डिलीवर करने वाला वो मिल नहीं सकता इस निज़ाम को, जिसने पूरा का पूरा बोझ अपने कांधों पर उठाया और जिसने इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में हर चीज़ को तहबाला कर दिया। तो काजी साहब जैसा बंदा दोबारा इस निज़ाम को नहीं मिलेगा। तो काजी साहब को ला के लगाया कहाँ जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले जाते हैं तो उनकी जगह पे कादी फ़ायद ईसा साहब को भी ट्राई किया जाएगा कि उनको लाकर यहाँ पे लगाया जाए। लेकिन वो पाकिस्तान में किसी भी एक सियासी जमात के लिए कादी साहब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होंगे। ये जनाब पूरा पाकिस्तान इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब एक और बात है जो सिद्दीक जान साहब ने की है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात जुड़ी है 9 मई के साथ। 9 मई के जो मुकदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। 9 मई का नाम लेकर इस जमात को जो है वो क्रश किया गया है। इसकी क़यादत को अभी तक जेलों में रखा गया है और लोगों को इंसाफ मिल नहीं रहा। तो 2 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं। एक जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस याया अफरीदी ने आते ही जो दहशतगर्दी अदालतों के जज हैं उस हवाले से भी एक इजलास तलब किया है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, 9 मई के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने दावा किया कि मुमकिन है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लग जाए, कि 9 मई को जो कुछ हुआ और जो मामलात हुए उस पर कोई जुडिशल इंक्वायरी या कोई और चीज़, मुमकिन है ये चीज़ें यहाँ पे हो जाएं। मुझे लगता नहीं है, लेकिन सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी। उन्होंने बहुत सारी खबरें माजी में ऐसी दी हैं जो बाद में दुरुस्त साबित हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि माजी में कादी फ़ायद ईसा साहब ने फरमाया था कि जब हमारे पास दहशतगर्दी अदालत के जजेज हैं तो फिर हमें फौजी अदालतों की क्या ज़रूरत है। और ये उस वक्त कहा था जब असल में दहशतगर्द पकड़े गए थे जिन्होंने APS का सानिया किया था, बच्चों को शहीद किया था। तो ये तो एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो यहाँ पे तो जो है वो दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं। तो दहशतगर्दी की अदालतों में ही दहशतगर्दी के मुकदमात सुने जाने चाहिए और फौजी अदालतों का केस भी पेंडिंग पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर ये फौजी अदालतों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगता है, साथ में जो 9 मई के केसेस हैं वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो दहशतगर्दी के जजेस के हवाले से एक इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो इन चीज़ों को आप जोड़ कर देखें तो शायद ये ऊंट अब किसी करवट बैठ जाए। हो सकता है कि ये जो एक लंबा मसला चल रहा है 9 मई का,
वो किसी से मत लग जाए, या ये बोझ जो है वो अब उतरे पाकिस्तान के ऊपर से। तो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आने वाला है। मुमकिन है कि अब ये केसेस दहशतगर्दी की अदालत में चले, या देखें ना, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो केस चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स का, 84 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 84 लोग मुबैना तौर पे जो फौजी हिरासत में हैं, और इनको तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। इनके घर वाले बहुत परेशान हैं और ये हर जगह पे एहतजाज भी करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं। तो वो सब लोग ये कहते थे कि कादी फ़ायद ईसा जाएगा तो शायद हमें इंसाफ मिल जाए। तो अब मुमकिन है कि कादी फ़ायद ईसा साहब तो चले गए हैं, शायद इंसाफ का सिलसिला शुरू हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया है नाजरीन, बार्सिलोना में, स्पेन में, और ये शहबाज गिल साहब ने इसको लीड किया। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पे नॉर्मली नहीं निकलते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे, बड़ी तादाद में लोग थे, ख़वातीन थी, बच्चे थे, वो सारे लोग निकले। उन्होंने इमरान खान से इज़हार यकजहती किया और बड़ी तादाद में वहाँ निकल के लोगों ने एहतजाज किया। दूसरा जो एहतजाज है वो नवाज शरीफ के घर के बाहर हुआ और बड़ा टकाकर एहतजाज हुआ। बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब का बेहतरीन इस्तकबाल किया कि जनाब आप तो इलेक्शन हार गए पाकिस्तान में और आप ज़बरदस्ती की हुकूमत बना के मुसल्लत हो गए वहाँ पे। तो मियाँ साहब की वहाँ पे ठीक ठाक कर दी पाकिस्तानियों ने। बड़ी मुश्किल से मियाँ साहब को जो है वो घेर घार के उनके कारकुनों ने और पुलिस वालों ने उनके घर के अंदर घुसाया। मियाँ साहब की ज़िंदगी भी एक अजीब ही चीज़ बन गई है। यानी पाकिस्तान में आते हैं तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, पब्लिक में निकल नहीं सकते, बरतानिया में जाते हैं तो पब्लिक में निकल नहीं सकते। ये वो आदमी है जो इस मुल्क में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा। कभी सोचा नवाज शरीफ के साथ ये क्यों हुआ? यानी मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में लेकर नवाज शरीफ को सड़कों पे निकलो, देखो क्या हाल करते हैं लोग। आप बरतानिया में नवाज शरीफ को सड़कों पे लेकर निकलो, देखो लोग क्या करते हैं। ये क्यों हुआ नवाज शरीफ के साथ? उन्हें अब गुंडे बदमाशों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पुलिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जो आसपास वो अपने जमा रखते हैं? वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठ के बार बार पाकिस्तान के लोगों को तोहफा दिया है, बार बार पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। और मियाँ साहब के धोखों से तंग आकर पाकिस्तानी अवाम अब उनसे और उनके ख़ानदान से मुतनफ़र हो गई है। ये जनाब वजह है मियाँ साहब से दूर हट जाने की लोगों के। तो नाज़रीन एक और ख़बर है, और वो ये है कि अमेरिका में पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो लॉबिंग कर रही है और पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है। अवैस हमीद साहब ने ये खबर जो है वो पोस्ट की है, एक्चुअली ये डॉन के ऊपर छपी है। तो अवैस हमीद साहब ने इसको सिंप्लीफाई किया है, मैं आपको वही पढ़ के सुना देता हूँ कि अवाम के पैसे से इमरान खान के हामियों का तोड़। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से मुंसलिक थिंक टैंक ने सालाना 40 करोड़ रुपए में अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल कर ली। मेजर जनरल रिटायर रजा मोहम्मद की सदारत में चलने वाले थिंक टैंक इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका में टीम ईगल कंसल्टेंट नामी फर्म की खिदमात हासिल की हैं। रोजनामा डॉन का यह कहना है कि ऐसा मालूम होता है थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात अमेरिका में इमरान खान की रिहाई की कोशिश करने वाले इनके हामियों का मुकाबला करने के लिए हासिल की गई हैं। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिया लोधी ने थिंक टैंक की जानिब से लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करने पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि हुकूमती फंड से चलने वाला थिंक टैंक किसी लॉबिंग फर्म से कैसे मुआहदा कर सकता है? अवाम का पैसा अमरीकी लॉबिंग फर्म को दिया जाएगा तो इस पर सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है, इसकी वजाहत मांगी जानी चाहिए। कौम का पैसा लुटा रहे हैं जनाब, कि अब इमरान खान की मुखालफत में लुटा दो पैसा, जाके अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करो, वहाँ पे पैसा खिलाओ लोगों को और उन्हें कहो जी आप इमरान खान के खिलाफ रहे। ऐसी ही लॉबिंग फर्म इमरान खान साहब के दौर में हायर की गई थी। जनरल बाजवा पे इसका इल्ज़ाम था और ये कहा गया था कि हुसैन हक्कानी के साथ मिलकर उन्होंने कार्रवाई डाली और फिर इमरान खान साहब को अमेरिका में बदनाम किया गया। फिर आपने रजीम चेंज का पूरा ऑपरेशन भी देखा था। बहरहाल ये एक खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इमरान खान साहब ने कितनी मरतबा डील से इनकार किया, इसकी तफसीलात मैं आपको अगले वीलॉग में दूंगा कि बहुत दफ़ा इमरान खान साहब को डील ऑफर की गई है लेकिन इमरान खान साहब ने डील कबूल नहीं की। लेकिन एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, शौकत बसरा साहब की तरफ से, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। शौकत बसरा साहब ने भी इसको शेयर किया था और उन्होंने 4 शक्लें लगाई हैं, 4 लोग हैं जिनके चेहरे लगाए हैं कि जनाब इन 4 लोगों को आप देख लें। ये चारों लोग जो है वो इमरान खान को गिराना चाहते थे, उसको माइनस करना चाहते थे। इसमें एक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की फ़ोटो है, इसमें एक साबिक DGISI
नदीम अंजुम की फोटो है, इसमें एक काजी फायज ईसा की फोटो है, साबिक चीफ जस्टिस, और इसमें एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फोटो है। तो अब वो ये कहते हैं कि 4 अफराद जो इमरान खान को माइनस करना चाहते थे, चारों खुद निशाने इबरत बन गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।